अच्छा, भारतीय इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जिसने पूरे 320 सालों तक इस देश की तकदीर को गढ़ा, और वो था दिल्ली सल्तनत का दौर। देखिए, ये सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये सत्ता, नए नए आइडियाज और संस्कृति के एक बहुत ही अनोखे संगम का जमाना था। तो चलिए, आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब 5 बिल्कुल अलग अलग वंश, एक के बाद एक, और वो भी 300 से ज्यादा सालों तक। कैसे ये सब दिल्ली को ही अपनी ताकत का सेंटर बनाए रखने में कामयाब रहे, है ना सोचने वाली बात। चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना होगा, और वो बुनियाद है इसकी टाइमलाइन। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि दिल्ली पर राज करने वाले ये 5 राजवंश आखिर किस क्रम में आए। तो कहानी शुरू होती है 1206 में गुलाम वंश से, जिसे हम मामलुक राजवंश भी कहते हैं। उनके बाद आए खिलजी, फिर आया तुगलकों का दौर, जो इन सब में सबसे लंबा चला, और फिर आखिर में सैयद और लोधी राजवंशों ने इस सल्तनत के आखिरी पन्ने लिखे, जिसका अंत हुआ जाकर 1526 में। अब हाँ, मुझे पता है, इतने सारे नाम, इन्हें क्रम में याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? खासतौर पर जब आप किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों। तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, एक छोटा सा फॉर्मूला। बस याद रखिए, SKTSL, यानी स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। बस ये छोटा सा कोडवर्ड आपको इस 300 साल के इतिहास को याद रखने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए, राजवंशों की बात तो हो गई, पर अब जरा उन चेहरों की बात करते हैं, उन सुल्तानों की जिन्होंने सिर्फ राज नहीं किया बल्कि अपने फैसलों से इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये वो लोग थे जिन्होंने इस पूरे दौर को अपनी एक अलग पहचान दी। इसमें सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है अलाउद्दीन खिलजी। ये जनाब सिर्फ एक विजेता नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त रणनीतिकार, एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। सोचिए, उनकी जो बाजार नियंत्रण नीति थी वो उस जमाने के लिए किसी क्रांति से कम नहीं थी। और महत्वाकांक्षा, अरे वो तो खुद को सिकंदर सानी कहता था, यानी दूसरा अलेक्जेंडर। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए। खिलजी के बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और सच कहूं तो ये शायद इतिहास के सबसे ज्यादा विवादित सुल्तानों में से एक हैं। उनका एक फैसला, सिर्फ एक फैसला ऐसा है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद ले जाना। अब सवाल यही है कि क्या ये एक विजनरी कदम था या फिर एक बहुत बड़ी भूल। और फिर नंबर आता है फिरोज शाह तुगलक का। देखिए, जहां ज्यादातर सुल्तान अपनी लड़ाइयों के लिए जाने जाते हैं, वहीं फिरोज शाह की पहचान थी उसके कंस्ट्रक्शन वर्क से। उसने नहरों, अस्पतालों और नए नए शहरों का एक ऐसा जाल बिछा दिया जिससे खेती और आम लोगों की जिंदगी दोनों में सुधार आया। इन्हें सल्तनत का मास्टर बिल्डर कहना गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। अलाउद्दीन खिलजी का पूरा फोकस था कंट्रोल पर, बाजार कंट्रोल, आर्मी कंट्रोल। मोहम्मद तुगलक ने बड़े और साहसिक पर शायद जोखिम भरे प्रयोग किए, और वहीं फिरोज शाह ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचे पर जोर दिया। तीनों की प्राथमिकताएं एकदम अलग। ठीक है, सुल्तानों की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब असल सवाल ये है कि वो इतने बड़े साम्राज्य को आखिर चलाते कैसे थे? मतलब क्या सिस्टम था उनका? इसे समझे बिना सल्तनत के दौर को समझना अधूरा ही रहेगा। इस पूरे सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा था इक्ता। अब ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, समझिए कि ये एक प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारी थी। जिसे इक्ता मिलता था वो उस जमीन से रेवेन्यू इकट्ठा करता था और उसी पैसे से अपनी सेना का रखरखाव करता और अपना वेतन भी निकालता था। ये सिस्टम सल्तनत की सैन्य ताकत की रीढ़ की हड्डी था। और हाँ, प्रशासन चलाने के लिए, सेना का खर्च उठाने के लिए पैसा कहाँ से आता था? तो इसका मुख्य जरिया था खराज। ये खेती की पैदावार पर लगने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्स था। राज्य की कमाई का ज्यादातर हिस्सा इसी टैक्स से आता था, जिससे सल्तनत की इतनी बड़ी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा खर्च चलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना में करप्शन को रोकने के लिए 2 बड़े ही स्मार्ट सुधार किए। पहला था दाग, मतलब शाही घोड़ों पर एक खास निशान लगा दिया जाता था ताकि कोई बढ़िया घोड़े को किसी घटिया घोड़े से बदल न सके। और दूसरा था चेहरा, यानी हर सैनिक का पूरा हुलिया
उसकी पूरी डिटेल्स का रिकॉर्ड रखना। इन दोनों सिस्टम का मकसद सेना को पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट और ईमानदार बनाना था। अच्छा, कभी-कभी ना किसी चीज को सबसे अच्छी तरह से समझने के लिए उसे किसी बाहरी इंसान की नजरों से देखना पड़ता है, और दिल्ली सल्तनत के बारे में हमें ऐसी एक बेशकीमती जानकारी एक बहुत ही मशहूर विदेशी यात्री के लिखे हुए वृत्तांत से मिलती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है जो एनसीईआरटी की किताबों में भी अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या किसी को पता है कि वो मशहूर यात्री इब्ने बतूता आखिर किस देश से भारत आया था? सोचिए जरा। इसका जवाब जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उसकी आंखों से हमें सल्तनत का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा देखने को मिलता है। और सही जवाब है मोरक्को। जी हाँ, इब्न बतूता मोरक्को का एक विद्वान और घुमक्कड़ था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और उसकी लिखी हुई किताब रहला सच पूछे तो एक खजाना है। वो हमें उस जमाने के समाज और लोगों की जिंदगी की वो बातें बताती है जो दरबारी इतिहासकारों की किताबों में आपको कभी नहीं मिलेंगी। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। सवाल ये है कि 320 साल के इस लंबे शासन के बाद दिल्ली सल्तनत ने अपने पीछे आखिर छोड़ा क्या? उसकी विरासत, उसकी लेगेसी आज भी भारत के ताने बाने में कैसे जिंदा है? तो सल्तनत ने हमें विरासत में क्या दिया? देखिए, इसकी छाप आज भी कई शक्लों में मौजूद है। सबसे पहले तो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जिसे बाद में मुगलों ने भी अपनाया। फिर कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतें जो आज भी उनकी वास्तुकला की गवाही देती हैं। उनकी करेंसी सिस्टम ने व्यापार को एक नया स्टैंडर्ड दिया। और हाँ, ये भी एक विरासत ही है कि 1526 में पानीपत की लड़ाई में उनकी हार ने ही मुगल दौर के लिए दरवाज़ा खोला था। और बस हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। सल्तनत का राज तो 1526 में खत्म हो गया, पर क्या प्रशासन, आर्किटेक्चर और हमारी संस्कृति पर उसका असर वाकई कभी खत्म हुआ? जरा सोचिएगा। शायद यही तो इतिहास की सबसे दिलचस्प बात है कि कोई भी दौर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो अपनी छाप छोड़ ही जाता है। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।